हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सफ़र में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर और रियल नंबर के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी करेंगे। और इससे पहले भी हम कुछ बेसिक भी बता चुके हैं, जिसमें कुछ यूक्लिड विभाजन का बेसिक चीज़ था, यूक्लिड पर में भी पढ़ चुके थे। और उसमें कुछ तीन या चार कुछ प्रश्न भी कर पाए थे। इस प्रकार 4 हम लोग प्रश्न कर पाए थे। और उसके बाद में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आप लोग हमारे पार्ट 1 वाले जो वीडियो को नहीं देखे होंगे, उसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो ये आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले अब हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। तो अब इसी से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा हुआ है। ये हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये चीज़ हमें दे रखा है, हमें किसी पूर्णांक के लिए समझाना है और ये बताना भी है कि कोई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो ये वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे और शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हमें धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताया जा रहा है, तो हम लोग मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर हमें ए मानना इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हमें बताना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है, तो हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक अवेलेबल नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक और उसी का वर्ग हम लोग दिखा देंगे कि 3m के रूप का होता है और 3m+1 के रूप का होता है। आपको हमें इसके पिछली वीडियो में भी बताया है यूक्लिड विभाजन, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। अगर इसको आप यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा, तो a बराबर BQ+R होता है। तो स्पष्ट इसके कंपैरिजन में हम लोग पाएंगे कि b का जो मान है वो हमारा 3 हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः b बराबर 3 लेने पर। फिर इसके बाद हमारा अगला चरण आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये प्रमेय हमारा होता है a बराबर BQ+R। इसके बाद में एक कंडीशन भी बताए थे, उसमें ये कंडीशन R के बारे में कहा जाता है कि R का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। R बोले तो शेषफल हो जाता है, हमेशा शेषफल 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। या तो यही जो R का मान होता है वो हमेशा B से यानी कि भाजक से ये हमेशा और हमेशा b से छोटा होता है। तो इससे अगर हम देखें तब आपका r जो होगा कितना होगा, 0 हो सकता है। यहाँ से देखें b के कंपेयर में कर लें तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो r का मान होता है वो b से छोटा होता है। तो b से छोटा होने का मतलब क्या, r का मान b से छोटा होने का मतलब कि 3 से छोटा होगा। और इस चीज़ को हम 3 से छोटा लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 0 1 2।
या तो फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जो आर का वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है, तो 0 भी कर लिया हमने, 1 2 भी हो जाएगा। लेकिन b से कभी भी आर का वैल्यू यानी कि मान बड़ा नहीं होता है, यानी कि 3 से कभी भी हमारा आर का मान बड़ा नहीं होगा। अब इसी चीज़ को हम बारी बारी से इस वाले प्रमेय में रखते चलेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा जब r बराबर 0 अप्लाई करेंगे तब। तो चलिए एक बार 0 अप्लाई करते हैं। यूक्लिड विभाजन वाले प्रमेय में a है तो a लिख लिया जाएगा, बराबर का सिंबल देते हैं। b का वैल्यू हमारा यहाँ से 3 ले लेंगे, 3 हो जाएगा। और इसके बाद में q बताया जा रहा है, तो q की जगह पर हो जाएगा हमारा ऐसे ही q रहने देते हैं, और प्लस r की जगह पर अप्लाई कर देंगे 0। इसके बाद में अगर आप लोग क्वेश्चन पर भी यानी प्रश्न पे भी ध्यान दीजिएगा तो यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें तो धनात्मक पूर्णांक पता है कि a है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक a हम लोग मान भी चुके हैं, लेकिन हमें वर्ग करना है, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमारे सवाल में ही दे रखा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ग कर देंगे अप्लाई। यानी जब तक हम a का स्क्वायर नहीं करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा। आपको पता है कि अगर हम 3q में 0 को जोड़ेंगे तो 3q ही होगा, और 3q पर भी स्क्वायर लगा देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई ये वर्ग हम लोगों को दोनों तरफ करना है। चलिए अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कर लेंगे, और 3 में 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 9 बन जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा, और q में q का गुणा करिएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। एक ऐसे प्रश्नों में हम लोगों को सबसे अच्छी बात ये पता चलता है कि इसको आप इस प्रकार तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लगा लें, और इसको 3 × 3q का स्क्वायर इस रूप में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इतना में करने के बाद आप लोग इसे क्या करेंगे कि a स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, फिर इसके बाद में बराबर है, बराबर कर दीजिए, 3 है आप 3 ही रहने दीजिए, और बाकी के ये जितने भी वैल्यू बच जाते हैं उसको आप m मान लीजिए। तो सबसे अच्छी चीज़ ऐसे प्रश्नों के लिए ऐसे कर लिया जाता है, यानी 3q स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लगा दिया m, और 3 है तो 3। ऐसा क्यों तोड़ा गया? क्योंकि हमारा पहला वैल्यू लाना था 3m के रूप में, तो यहाँ से हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ करके ऐसे 3 × 3q स्क्वायर करके, यानी तितरी के 9 हो जाएगा, और q स्क्वायर पहले से ऑलरेडी है यहाँ रख देंगे, बाकी का 3 हमारा ऐसे बाहर निकल जाएगा इसके साथ में, और जो भी एक्स्ट्रा हमारे पार्ट बचेंगे उसको हम m मान लेंगे। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल ये इजी ही होता है, और इस प्रकार हमारा ये पहला सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक हमारा a था तो उसका वर्ग किस रूप में आ गया? 3m के रूप में। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से 1 अप्लाई करेंगे। एक बार r के जगह पर तो 0 अप्लाई किया था हमने, लेकिन इस बार r के जगह पर 1 अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा जब r बराबर 1। तो चलिए उसी में अप्लाई करेंगे, उसी में रखेंगे, यानी किस में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ही रखेंगे। ये बच्चों हमारा कुछ प्रश्न है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे, a है तो a लिख दिया जाएगा, और b का मान आप लोग जानते हैं कि 3 है, यहाँ से 3 कर देंगे, और q का वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, यानी q ही हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस कर देंगे, और r के जगह पर अप्लाई करना था हम लोगों को a। ठीक है, यहाँ पर हम 1 रख देंगे। फिर इसके बाद में हम लोगों को सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही नहीं रखना है, धनात्मक पूर्णांक तो हमारा a है ही, लेकिन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है सवाल में, यानी कि वर्ग करने पर, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए बच्चों अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं इसको। a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a पर हम लोगों को वर्ग करना है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, बराबर का संकेत दे देते हैं। 3 है 3 कर दीजिए, q है q कर दीजिए, प्लस है यहाँ प्लस करेंगे, 1 है 1 भी कर देंगे, लेकिन वर्ग का बात हो रहा था यहाँ हम लोग स्क्वायर कर देंगे।
अब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर है वैसे ही छोड़ दीजिए। आपको एक पता होगा फार्मूला, यहाँ कर देंगे जैसा कि फार्मूला पता होगा ए प्लस बी का ऑल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी किसी स्थिति में हम लोग पहले 2ab भी लगा देते हैं और बाद में बी स्क्वायर भी कर देते हैं, तो उसका जिक्र आप लोग नहीं करेंगे। ये प्लस में है, आगे पीछे चल सकता है। तो आइए इसी फॉर्मूला पर ही मान रख करके इसको हल कर लिया जाए। जहां आप लोग ए देखिएगा वहां लगा दीजिएगा 3q, और जहां जहां आपको b मिलेगा इस फॉर्मूला में वहां दे देना होगा b की जगह पर 1। तो पहले कहता है a का स्क्वायर, ठीक है, हम लोग a के जगह पर जो रख देंगे 3q रख देंगे, ठीक। a स्क्वायर, फिर आता है b स्क्वायर प्लस 2a कहा जा रहा है यानी 3q हो जाएगा, और b कहा जा रहा है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद में एक काम कर लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर लेते हैं, या 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्यू में क्यू का गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल सा है कैलकुलेशन। यहाँ 1 में 1 का करेंगे 1, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ क्यू हो जाने वाला है। यहाँ बच्चों सबसे पहले एक दिमाग और थोड़ा सा लगाना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ से पहले देखिए, पहले तो हमें लाना था 3m, जो हमारा 3m तो आ चुका है, लेकिन इस बार लाना है 3m प्लस 1। आइए यहाँ लाते हैं 3m प्लस 1, किस प्रकार आएगा ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही कर देते हैं, यहाँ 9q स्क्वायर कर रहे हैं, और प्लस पहले 6q को लिख ले रहे हैं क्योंकि ये प्लस में आगे पीछे चल सकता है। 1 को हम लोग भेज देंगे लास्ट में। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि लास्ट में देखिए बाबू हम लोग को 1 लाना है, अभी से ही इसको हमने इधर कर दिया। आप बताओ कि इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन हम लोग 3 निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 3 ही लाना है, और बाकी का जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसको m मान लेंगे। सबसे बढ़िया ये मौका इस प्रश्न में, ऐसे क्वेश्चनों में जितने भी एक्स्ट्रा के पार्ट बचते हैं उसमें हम लोग m मान ही लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 निकलने वाला है कॉमन, 3 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ जब आपका 3 3 जा 9 हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हम लोग 2 अप्लाई कर देंगे यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा, और क्यू है तो क्यू ही रहने दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लगाते हैं, और 3 है तो 3 करते हैं। बाकी का ये जो पार्ट देख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग क्या कर देंगे, m कर देंगे, m मान लेंगे, और प्लस में कर देंगे 1। आप इसके बदले में लिख सकते हैं जहां m बराबर, जो m के बदले में आप लिखे हैं, इतने सारे के बदले में m लगा है, उसी को आप लिख दीजिए। जहां m बराबर, यहाँ लिख दिया जाएगा 3 है तो 3, और क्यू स्क्वायर प्लस 2q। इतना करने के बाद में इसी प्रकार देखिए हम लोग यहाँ पर भी लिखना भूल गए हैं। ये जो हमने m लिखा है तो किसके जगह पर अप्लाई किया, तो 3q स्क्वायर के जगह पर अप्लाई किया है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, जहाँ इस फार्मूला को मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पर लिखा था और समझाने के लिए। जहाँ m बराबर आप देख सकते हैं क्या है, 3q स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे 3q स्क्वायर, इतना हो जाएगा। जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, और इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग हुआ, यानी कि 3m के रूप का हो गया, यहाँ भी आ चुका है हमारा, और इसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है ये 3m प्लस 1 के रूप में भी आ गया। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर किस रूप का होता है, हम लोग इधर बगल में लिख लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो
3m या 3m+1 के रूप का होता है। आप इतना इस प्रश्न को लिख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों इसी प्रकार हम लोग इसके अगले क्वेश्चन नंबर 5 को भी करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 5 में यहाँ बताया जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें घन वाला बात आ गया। जैसे कि हम लोग जस्ट इसके पिछले प्रश्न में किए थे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लेकिन इसमें हो रहा है घन। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है किस रूप का होता है, पहले बता रखा है 9m, दूसरा बोल रहा है 9m+1, 9m+1 और तीसरा बताया जा रहा है 9m+8, 9m+8 के रूप का होता है। तो हमें धनात्मक पूर्णांक का घन दिखाना है, तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लेंगे a, और इसका घन जो होता है सिर्फ घन को ही दिखा देंगे कि ये 9m के रूप का होता है, और यही धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m+1 के रूप का होता है, और यही धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे और सारे प्रश्न को मान करके ही काम चलाएंगे। यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तब b बराबर बताइए बच्चों क्या होगा। अगर आप इसको यूक्लिड विभाजन वाले एल्गोरिथ्म से आप तुलना कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, यानी वो होता है a बराबर b³ + r, तो उसमें आप स्पष्ट देखेंगे b के जगह पर 9 आया हुआ है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे b बराबर 9, b बराबर 9 हो जाएगा। अब रही बात, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यहाँ लिख दिया जाएगा a बराबर b³ + r, a बराबर b³ + r, जहाँ ये आपका r होता है वो हमेशा r का जो मान होता है वो हमेशा 0 के बराबर या तो फिर 0 से बड़ा होता है, r बोले तो शेषफल, और ये ऑलरेडी b से क्या होता है, छोटा होता है। इस केस को भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बारी बारी से, तब r का संभावित मान। अब बताइए बच्चों r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। यहाँ लिखेंगे r बराबर, पहले तो 0 अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद में देखिए बताए हैं कि जो r का मान होता है वो हमेशा b से छोटा होता है, तो b का मान कितना है 9, और ये r का मान 9 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि b का मान कितना है, 9 है, जबकि b का मान यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा। जो भी r का वैल्यू होगा वो 9 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा 9 से छोटा बोले तो 8 से पहले तक क्या ही हम लोग मान को रख सकते हैं, यानी वैल्यू को रख सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से सारे मान को अप्लाई करेंगे, r के वैल्यू को अप्लाई करेंगे, और वो हमारा अप्लाई होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम किए हैं, सेम वही क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि उसमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा था, लेकिन इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन का बात आ रहा है। आप उसमें a+b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर ले जा रहे थे, और इसमें आपका a-b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर जाएगा, बस यही इतना अंतर है। तो आइए सबसे पहले आपको हम a+b के होल क्यूब के फॉर्मूला से भी हम परिचित करा दे रहे हैं कि a+b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला क्या होता है। तो शुरू करते हैं और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं a+b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a³ + b³ +
3ab इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और भी कहीं कहीं इस अलजेब्रा का फॉर्मूला का इस्तेमाल होता रहेगा, ऐसे ये कहीं कहीं और भी आपको चैप्टर्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए ये सब चलता फिरता फार्मूला होता है, कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। और ऐसे फार्मूला को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, और फार्मूला ही मेन आपका हथियार है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका हो गया r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम लोग लिखेंगे जब r बराबर 0 अप्लाई करेंगे तब। तो a है तो आप a लगा दीजिए, बराबर है बराबर कर दीजिए। b का मान आपको पता ही होगा कि 9 है, यहाँ 9 लिख दे रहे हैं। और यहाँ प्लस है तो प्लस क्यू लगा दिया जाएगा, और प्लस है तो प्लस कर देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 0 अप्लाई किए तो 0 कर देंगे। या में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9q, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 9q। और इसके बाद देखिए हमारा तो ये धनात्मक पूर्णांक है, a है हमारा, माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन बात इतना ही पर खत्म नहीं होता है, यहाँ बात बताया जा रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यहाँ हमें घन करना ही पड़ेगा। जब हम LHS साइड में यानी कि बायां साइड में हम लोग घन करेंगे तो दाएं साइड में भी हम लोगों को घन करना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो चलिए दोनों तरफ हम लोग अब घन कर लेते हैं। a है तो हमारा a का q हो जाएगा, और इधर से 9q है तो इसका भी q दे देना होगा। इसके बाद में AQ है तो AQ ही कर देंगे। और इसको तोड़ने के लिए सबसे बेहतर उपाय हम आप लोगों को बताए हैं, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले देखना आपको लाना क्या है, तो 9m लाना है, यानी गुणनखंड में 9 आपको अलग होना चाहिए, और बाकी 9 को छोड़ा करके जो भी बच जाएगा, इसमें सबसे बढ़िया बात यही है, सबको हम लोग m मान लेंगे। तो यहाँ पर तोड़ते हैं, ये हो जाने वाला है 9 9 81, और 81 का अगर आप गुणा करते हैं तो 273 हो जाएगा, यानी कि 273। और Q का Q हो जाएगा, एक बार इसको देख ही लेते हैं कि उतना होता है कि क्या। 81 और 9, ये हो गया आपका 9, 9 8 हो गया 72, सॉरी ये आपका 729 होने वाला है, ये 729 हो जाएगा। और Q को भी आप 3 बार वैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाने वाला है Q का पावर Q। फिर इसके बाद में हम लोग इसको कर लेते हैं, AQ है, इसको खींच देते हैं बीच में लाइन ताकि आप लोगों को कोई गड़बड़ी ना हो। AQ है तो यहाँ AQ ही कर दे रहे हैं, और बराबर है तो बराबर कर दे रहे हैं। और क्या आप लोग हमें बताइए कि इस 729 को देखिए, यहाँ हमने गुणा किया और ये हमारा 729 आया, जबकि हम बिल्कुल यहाँ गलत लिख चुके थे। 729 को क्या 9 इंटू 81, और यहाँ Q का पावर Q है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या। ऐसे लिखने का मेन हमारा मकसद है कि इसमें हमें लाना है 9m, और आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि 9 अलग हो जाएगा, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा वाले पार्ट बचेंगे सबको आप लोग m के रूप में मान लीजिएगा। तो यहाँ AQ है तो AQ लगा दे, और फिर m है तो 9 है तो 9 कर दीजिए, और बाकी का ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा बच गया उसको m कर देना है, बस बात खत्म। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा जाएगा जहाँ m बराबर 81 इंटू Q का Q, ठीक है। इसके बाद में हमारा तो पहला चीज आ गया 9m प्लस 1। दूसरा हमारा मुख्य टारगेट है 9m प्लस 1 दिखाना। धनात्मक पूर्णांक का घन इस बार होना चाहिए 9m प्लस 1 के रूप में। इस बार लिखेंगे जब r बराबर, बच्चों पहले हमने r बराबर 0 अप्लाई किया, अब इसके बाद में r का जो मान अप्लाई करेंगे 1 अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू 1 अप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखेंगे r बराबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। a है तो a लिख दीजिए, बराबर है बराबर कर दीजिए। b का मान कितना है 9 है, यहाँ से 9 अप्लाई कर देंगे। और q का मान कितना है, कुछ नहीं, यहाँ ऐसे ही छोड़ देना था। और r के जगह पर क्या अप्लाई करेंगे, इस बार 1 अप्लाई करेंगे। बस आप इसी बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मान को बदलते चलेंगे 0 1 2 3 4 जो भी रखना होगा इस यूक्लिड विभाजन वाले थ्योरम में ही रखना होगा। इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा, चाहे किसी भी चीज में ऐसे प्रूफ करने वाला जो प्रश्न है इस चैप्टर से संबंधित,
तो सारा का सारा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ही मान को रखना है। इसके बाद में आइए शुरू कर देते। इतना करने के बाद में हमारा बोल रहा था धनात्मक पूर्णांक का घन, अगर यहाँ वर्ग बोलता तो दोनों तरफ वर्ग कर देते। घन बोल रहा है तब हम घन करेंगे, हमारा घन करना काम है। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो चलिए बच्चों दोनों तरफ अब हम लोग घन करते हैं। a है तो a का घन कर देंगे यहाँ, और 9 है तो 9 लगा देंगे q प्लस 1, और इधर भी घन कर देंगे। और इसके बाद में इसी फॉर्मूला पर लेकर के चलते हैं और आप लोग देखते रहिएगा। aq है तो aq कर दे रहे हैं बराबर, ये पहला बोल रहा है a का q यानी कि 9, q का q हो गया, ठीक है, प्लस बोला जा रहा है b का q यानी कि b के जगह पर 1 है, 1 का q कर देंगे, प्लस हो जाएगा 3ab। तो a का वैल्यू क्या होगा बाबू 9q, यहाँ से आप देख सकते हैं। और b बताया जा रहा है तो b के जगह पर 1 हो जाएगा, और इनटू में है a प्लस b यानी कि यही वाला वैल्यू हो जाएगा, a के जगह पर हो जाएगा 9q और प्लस का हो जाएगा 1, तो 3ab इंटू a प्लस b। अब इसको आगे भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। aq है तो aq कर देंगे बराबर, ये आपका 729 हो जाएगा और q का q हो जाएगा। अभी हम लोग पहले q करके देख चुके हैं, 9q का q होता है 729 और ये प्लस में हो जाएगा 1 और 9 तियाँ हो जाएगा 27 प्लस 27 और ये हो जाने वाला है q 9q। इसको थोड़ा सा और हम लोग फ्रेश लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9q और प्लस 1। इतना करने के बाद एक छोटा सा दिमाग आपको यही इतना लगाना है कि हमें 1 तो लास्ट में लाना है, यानी 9m प्लस 1 वहाँ दिख रहा होगा, तो 1 को हम लोग इसको अंत में ही भेज दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा aq है तो aq कर लो, और यहाँ हो जाएगा 2729q का q प्लस ये हो जाएगा 27 इंटू 9q प्लस 1 कर दो। और इसके बाद में लास्ट में हम लोग प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हमें लाना था यही ये 9m और एक लाना था 9m प्लस 1, ये चीज़ हमको लाना है, तो 1 हम लोग लास्ट में ही भेज देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 भेज दिए हैं तो हमें हर हालत में 9m लाना है, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं। aq है तो बच्चों आप aq कर दो, और ये यहाँ से 9 तो इजीली निकाल सकते हो कॉमन। तो 9 निकालने के बाद में होगा क्या कि यहाँ 81 बचने वाला है, क्योंकि 81 का आप मल्टीप्लाई अगर आप 9 से करते हो, देखो कॉमन निकालने का मतलब आप जो भी कॉमन निकालते हो तो इन सभी संख्याओं में आप भाग देते जाओ। यानी कि मानकर चलो कि 729 से अगर तुम 9 कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ पर सीधा सीधा 9 का भाग दे दो, 81 बच जाएगा, वही 81 लिख देना है। जो भी हमारा भागफल में आता जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर में डालते चले जाएंगे। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक मंझला कोष्ठ लगा देते हैं, और ये हमारा हो जाने वाला है 729, ये 81 हो जाएगा, और q का q तो वैसे ही रह जाएगा, और प्लस 9 3 जाए यानी 3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं और ये 9q प्लस 1 इतना लिखने के बाद में ब्रैकेट बंद, और ये प्लस 1 आपका बाहर का चीज़ है, इसी में से हम लोग सिर्फ 9 कॉमन निकाले हैं और 1 वैसे ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें 1 के रूप में वहाँ 9m प्लस 1 के रूप में लाना है। यहाँ aq है, aq कर देंगे बराबर 9 है, 9 कर देंगे। आपको हम बताएं कि सबसे अच्छी बात है, जो भी इसका एक्स्ट्रा हिस्सा है, एक्स्ट्रा पार्ट है, इन सबको हम लोग m मान लेंगे। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर करेंगे, जितने भी मान आपको दिख रहे हैं सबको m मान लीजिए, और प्लस में 1 है तो 1 कर दीजिए, बस इतना सा करना था। और आपको यही चीज़ लाना है, 9m प्लस 1 लाना है। तो हमारा देख सकते हैं कि ये दूसरा वाला भी हमारा आ गया। मात्र एक और चीज़ दिखाना है कि 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जबकि हम लोग अगला वैल्यू रखेंगे, यहाँ से 2 रखेंगे तो वो खुद पर खुद चल करके आ जाएगा। तो आइए उसको भी हम लोग रख करके और यहाँ देख लेते हैं, और किस प्रकार से हल होगा उसे भी हम बता देते हैं। तो इसे हम मिटाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस बार हो जाएगा हमारा, लिखा जाएगा जब, इस फॉर्मूला को छोड़ देते हैं, इसे याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला के माध्यम से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हुआ है। और यहाँ लिखा जाएगा जब r बराबर 2,
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे, यानी a बराबर b की जगह पर हमारा 9 दे रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। a बराबर b q और प्लस r होता है, तो r का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। यहाँ फिर हम लोग एक बार घन करेंगे, क्योंकि बोला जा रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो आइए ए क्यू है यहाँ और ये 9 है, 9 लिखेंगे प्लस, सॉरी यहाँ हो जाएगा 9q प्लस 2 और इसका घन लगा देते हैं, ये हो जाएगा ए क्यू। बस इसी फॉर्मूला पे अप्लाई कर दीजिए। आपका फॉर्मूला होता है a का q प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3a हो गया और ये b हो गया इंटू a प्लस बी। बस ये ब्रैकेट का अंदर वाला ही हो गया a प्लस बी के रूप में, a प्लस बी। अब हम लोग ए क्यू है तो ए क्यू लगा दे रहे हैं और इसे आप 3 बार गुणा करेंगे, जो आप लोग पहले भी देखे हैं। 729 था, 729 का क्यूब प्लस इसे अगर आप 2 का पावर 3 कीजिएगा, यानी 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, आप 3 बार गुणा करके देख सकते हैं, 8 हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 और 27 दूनी 54 हो जाता है। ठीक है, 54 और ये क्यू है तो क्यू रहने देंगे और ये हो जाएगा 9q प्लस 2। अब इसके बाद में ए क्यू है, आप ए क्यू कर लो। अब यहाँ देखना है कि हमें लाना क्या है, लास्ट वाला पोर्शन बच्चों लाना था। यहाँ हम लिख करके बता दे रहे हैं 9m प्लस 8 आपको दिखाना था। तो आपको हर हालत में 8 को क्या करना है कि पहले बाहर निकालना है। तो यहाँ से हमें 8 इजिली दिख रहा है, 8 को हम लोग बाहर निकालेंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ 729 है, 729 कर लो और यहाँ क्यू का क्यू हो जाएगा और यहाँ प्लस कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा 54q और ये 9q प्लस 2। अभी हम बताए हैं कि 8 को बाहर निकालना है, प्लस 8 कर दीजिए ताकि आपका हल्का हल्का जो इसका नक्शा है ना इसके साथ में मिलने लग गया है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू कर लेंगे और फिर इसको हम इन दोनों में से ही कॉमन निकाल लेंगे। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, जो हमारा कॉमन निकालने में इजी होगा। और कॉमन कितना लेंगे, यहाँ देखो बच्चों 9 लाना है ना, 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, वैनिस्ट कर लेंगे और बाकी का जितना एक्स्ट्रा हिस्सा बचेगा, एक्स्ट्रा वाला पार्ट बचेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे उतना के बराबर। तो 9 निकालते हैं अगर यहाँ से, तो स्पष्ट यहाँ बचेगा 81, ये हमारा महिला कोष्ठ है, 81 हो जाएगा और ये q का पावर q हो जाएगा प्लस 9 निकालिएगा कॉमन 54 में से, तो यहाँ 6 बचने वाला है, 9 छके 54 और q हो जाएगा। और ये वैसे ही आप रहने दें, इसको कोई चेंजिंग में न लाएं, इसको बंद कर दें और ये प्लस में हो गया आपका 8। अब देखिए सबसे बढ़िया चीज़ बस वही हम लोगों को लाना था, ए क्यू है तो ए क्यू कर लेंगे और यहाँ 9 है तो 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से लेकर इतने सारे हिस्से को हम लोग m के बराबर कर लेंगे, m हो जाएगा हमारा, और प्लस में 8 है तो 8 कर लेंगे। बस यही चीज़ हमको लाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, यानी जो ये वाला घन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 घन है ना, 9m प्लस 1 या वही घन जो है 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि ए क्यू, m के किसी पूर्णांक के लिए, m के किसी पूर्णांक के लिए 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है। तो यहाँ इस प्रकार बच्चों हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आप इसे 2 बार 3 बार बनाएंगे तो ज़रूर, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरीके से सीख भी जाएंगे निरंतर प्रयास करने से।
में टोटल कुल मिलाकर के 5 प्रश्न थे। और चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 की ओर। और इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। और इसमें बहुत इजी प्रश्न है और इसको आसानी से समझेंगे हम लोग, हर एक एक स्टेप को भी समझेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं देर न करते हुए। जैसा कि आपको ये भी प्रश्न दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, यहाँ लिखा हुआ ये आ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कुछ अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। आपको कुछ संख्या दिया जाएगा इसमें, और इसमें कुछ संख्या दे करके और कह दिया जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। आपको गुणा के रूप में लिख करके सिर्फ दिखाना होगा। तो चलिए हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर पहला का पहला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है 140। इसको करते हैं हल। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो आइए अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 140 से आप 140 लिख लीजिए। आप पहले इसे देखिए कितने बार में जा रहा है, तो ये 2 से जाने वाला है। अगर आप लोग डिविजुअलिटी रूल जानते होंगे, कितने से भाग जाएगा क्या होगा, वो सब चीज़ बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो आपको ये बेखूबी अच्छी से ही पता चल जाएंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये आपका 70 हो जाएगा, ये बिल्कुल छोटा है। ये फिर 2 से ले जाएंगे, 35 हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये देखिए आप 3 से जाने वाला है, 3 से नहीं जाने वाला है, इसे 5 बार में ले जाएंगे। जब ये 5 से जाएगा तो ये 7 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इतना ही नहीं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 140। 140 बराबर, आप ये बताइए 2 कितने बार आया हुआ है यहाँ पर। तो आप पाएंगे, कहेंगे कि सर ये 2 जो है ये 2 बार आया हुआ है। ठीक है, हम 2 बार लिख लिए। जितने बार आएगा उसको हम लोग पावर में लिखेंगे, यानी घात में लिखेंगे। और 5 कितने बार आया है, मात्र 1 बार आया है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 7 कितने बार आया है, ये भी 1 बार आया है, इसे भी हम 7 को लिख देंगे। ये हमारा फाइनल रहा उत्तर, और यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। आप देख सकते हैं ये गुणा के रूप में आ गया, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड का ये गुणनफल रहा। ठीक इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को करके दिखा दे रहे हैं। इसी में एक दूसरा प्रश्न भी है, जो है हमारा 156, 156। तो आइए इसे भी हल कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। हल करेंगे और यहाँ लिखेंगे 156, इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से ले जाएंगे, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, जबकि यहाँ 15 एक हासिल देगा, यानी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर जाएगा 2 से, 3 दूनी 6, एक निकला 18 बनाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ विषम संख्या आ गया, ये 2 से तो जाने वाला ही नहीं है, ये 3 से लेकर जाएंगे, इसको कटाएंगे, यानी 13 तिया 39, और 13 आपको पता है कि ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी नहीं कटेगा। अब इतना ही पर छोड़ देंगे। अब ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया, लेकिन अब इसको गुणनफल के रूप में करना है। तो 156 है, तो हम लोग लिखेंगे 1/156। और इसके बाद में आप देख लो 2 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है, यहाँ 2 लगा देंगे। 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है, उसे वैसे ही छोड़ देंगे। 13 कितने बार आया है, 1 बार आया है, इसे भी वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। अब इसमें मात्र हमारे पास 3 प्रश्न बच रहे हैं, जो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, या इसे हम करके भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 है, आप 3 कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 3, 8, 2, 5। इसे कर लेते हैं जरा, ये क्या होता है। इसे करने में हम लोग करेंगे 3, 8, 2, 5। यहाँ देखिए सबसे पहले लिख लीजिए हल, और ले चलते हैं इसे, देखते हैं कितने बार में जाता है। ये तो 2 से जाने वाला नहीं है। अब 3 से ट्राई करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 निकलेगा 21, और 3 5 15, ये हाँ 3 से चला जा रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ से 2 निकलेगा 22 बनाएगा, 3 7
21 और 3 पचे 15, ये भी 3 से जाने वाला है। 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 5 तियाँ 15। इसके बाद में यहाँ देख लेते हैं ये कितने से जाने वाला है। 3 से जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। ये सीधा सीधा आपका 5 से जाने वाला है, यहाँ 5 कर देंगे। 8 पंजे हो जाएगा 40 और 5 पचे 25। फिर इसके बाद में 5 से ले जाएंगे तो 17 पचे 85। ये थोड़ा बहुत आपको ये पहाड़ा अगर आता होगा टेबल तो फिर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे अब इसका 3825 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाने वाला है 3 कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। 5 कितने बार आया हुआ है, 5 भी हमारा 2 बार आया हुआ है। 17 कितने बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। बस इतना सा करना था, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया और इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, तो ये हमारा गुणनफल के फॉर्म में आ गया, इस रूप में आ गया। अब इसके बाद ध्यान देते हैं, अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो चलिए इसके और अगले प्रश्न को भी हम लोग करते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसी में हम लोग 3 क्वेश्चन बना चुके हैं और चौथा प्रश्न है हमारा 5005, यानी कि चौथा प्रश्न है हमारा 5005। यहाँ लिखेंगे 5005, इसको लिखते हैं हल, और यहाँ से हमारा हल होगा और इसे लिखेंगे 5005। इसको बच्चों आप लोग सीधा सीधा इसको VVI कर लो, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका टफ है और ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अगर हल्का दिमाग लगाते हैं तो ये भी हो जाएगा। बाकी हमने इसके पहले 3 प्रश्न किया है तो उससे तो ये कुछ ना कुछ टफ ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले अगर हम 2 से ले जाने की बात करें तो ये 2 से नहीं जाने वाला, 3 से भी लेकर आप जाइएगा, इसमें भाग लगाते लगाते थक जाइएगा, लेकिन भाग लगने वाला नहीं है। ये आपका सबसे पहले जाएगा 5 से। देख सकते हैं यहाँ इकाई अंक पर, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा जो है यहाँ 5 है, तो ये हमारा 5 से लगने वाला है। 5 1 जा 5 हो जाएगा और यहाँ 00 है तो 00 कर देंगे और यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगर भाग देने की क्रिया करेंगे तो ये हमारा 5 से खत्म हो गया, तो फिर अब डायरेक्ट हमारा 7 से ही जाने वाला है और ये इसका नाम ही है अभाज्य गुणनखंड। और जितना भी हम लोग इसमें भाग देंगे सभी अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। इसका भाग देने का नियम जो होता है वो पहले सीख ले बच्चों आप लोग। जैसे सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानते हैं 2 होता है, फिर इसके बाद में 3 होती है, इसके बाद 5 होती है, 7 होती है, 7 के बाद में आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस प्रकार ये अभाज्य संख्याएं बढ़ते जाती हैं। 14 15 16 17 हो जाता है, 17 के बाद में 19 हो जाएगा, 20 21 22 23 हो जाने वाला है। इस प्रकार ये आपका बढ़ता जाता है अभाज्य संख्या। तो इसी से हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी करते हैं, तो इसी प्रकार हम लोग तोड़ेंगे। तो हमारा 5 से काम हो गया, लेकिन अब 5 से जाने वाला नहीं है, अब 7 से ले जाएंगे। अगर आप 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 7 ही होगा, लेकिन यहाँ एक 0 ले लीजिएगा तो यहाँ 10 बना है, यानी 30 होगा। 30 बनाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 निकलेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इन 3 बार में जाने वाला है। 143 हो गया। 143 को अब ले जाइएगा, ये सीधा सीधा 13 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ हम लोग ये 343 5 7 11 का देख लेते हैं, भाग जाता है 11 एकम 11, हाँ 11 से चला जा रहा है। 11 एकम 11 हो गया और यहाँ से निकलेगा 3 तो बना देगा 33 और 11 तिया 33। ये फाइनली यानी 13 बार में आकर के कट गया। अब ये 13 किसी से भी जाने वाला नहीं है, तो आप इसका सीधा सीधा लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो आप 5 इज इक्वल टू, आप बता दो हमें 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है। 7 कितने बार आया है, 1 बार आया है। 11 भी 1 बार और 13 भी इसके साथ ही साथ 1 बार। यही आपका उत्तर इसका हो गया। ये भी हो गया। प्रश्न संख्या है 6, 7429। इसे भी हम हल करने का प्रयास करेंगे और ये भी हम हल कर रहे हैं। हल इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड में हो जाएगा 7429। इसे हम लोग देखेंगे कि जाएगा कितना से। तो ये आप बच्चों 2 से ले जाएंगे, 3 से 5 से, आप किसी भी संख्या से ले जाएंगे, या 11 13 कोई भी संख्या होगा उससे नहीं जाने वाला है।
आप भाग दे करके भी ट्राई भी कर सकते हैं। ये सीधा सीधा आपका 17 से जाएगा, तो 17 से जाएगा तो 17 चौके 68 हो जाएगा, 68 और निकलेगा 5, ये 52 बनाएगा, और 17 तिया 51, ठीक है। और 51 के बाद में ये हो जाएगा आपका 119, तो 17 सते 19 से हो जाता है, ये आपका 437 हो गया। अब इसके बाद में इसको हम ट्राई करेंगे, तो जस्ट इसका अगला स्टेप है जो आपका सीधा सीधा 19 से जाने वाला है, तो इसे 19 से लेकर के चलते हैं, तो हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 तिया 57, नहीं ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, 19 दूनी 38 और निकलेगा 5, 8 5 13, ठीक है, और ये 57 हो जाएगा, यानी 19 तिया 57। ये फाइनली हमारा 23 बार में ख़त्म हो गया। ये भी थोड़ा सा ये अभाज्य गुणनखंडों का खेल है, और ये भाग देना है, मन ही मन कैलकुलेशन करना है। यदि आपको नहीं आता है तो आप सीधा उसको रफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, रफ में कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 4 2 9 बराबर, यानी 17 एक बार आया, 19 भी हमारा एक बार आया, और 23 भी हमारा एक बार आया। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर लास्ट का भी, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी हमारा जवाब हुआ। अब चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 में, जो आपको इस प्रकार ये बोर्ड पर भी दिख रहा होगा। ये प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, और करेगी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक समझेंगे। अगर हम बेसिक समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से भी कर सकते हैं, और आपको बनाने में भी बहुत मजा आएगा, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो छोटा सा बात है, उसको हम देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर फिर से एक बार हम प्रश्न को दोहराते हैं। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, आपको दो संख्याएं दी हुई होंगी जो इसमें युग्म के द्वारा बताया जा रहा है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो लघुत्तम और महत्तम। तो पहले आपको हम बता दें कि एचसीएफ ये होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग लसह कहते हैं। लसह कह लो या तो फिर लघुत्तम समापवर्त्य कह लो। लसह कह लो, हमने शॉर्ट में ही लिख दिया है, इसको हम लोग कह देंगे लघुत्तम समापवर्त्य। फिर इसके बाद में अगला, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये महत्तम समापवर्त्य हो जाता है हम लोगों का, मसा इसको कहते हैं। फिर इसके बाद में अगला स्टेप एक आता है जो है एलसीएम। एलसीएम उसको हम लोग लसह कहते हैं, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ये होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें कम से कम निकलेगा कॉमन और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है कॉमन। तो चलिए अब इसके बाद में इसकी एक हम छोटी सी फार्मूला की बात कर लें। आप इसको फार्मूला कह लो या कुछ कह लो, तो उसको फार्मूला के तौर पे याद रखना, ये हमेशा काम आएगा जब भी संख्याओं से रिलेटिव कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा जाता है, आपको दो संख्याएं दे दी हुई होती हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसह गुणा मसह। यानी आपको जब दो संख्याएं दी हुई रहेंगी, कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, ए और बी कोई भी संख्याएं दी हुई होती हैं, अगर आप इन दोनों संख्याओं को यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा मारिएगा तो पाइएगा कि पहली और दूसरी का जो लघुत्तम है वो और लघुत्तम और वो महत्तम यानी कि महत्तम के ये क्या होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होगा? तो उन्हीं दोनों संख्याओं के लसह एक बार निकालिएगा और उसका मसह निकालिएगा, फिर गुणा करिएगा तो आप पाएंगे कि इन दोनों का लसह मसह का गुणनफल बराबर हो गया, उन दोनों संख्याओं के डायरेक्ट गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा।
और इसी को कभी कभार ये पहली संख्या और दूसरी संख्या न दे करके लिख देता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LCM गुणा HCF। या बच्चों कभी कभी हम लोग इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये गुणा में है तो आगे पीछे चल सकता है, कोई समस्या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल आप कह लीजिए, या तो फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कह लीजिए। दोनों तो इसमें भी गुणा होने वाला है, दो संख्याएं अलग अलग हैं, इसमें भी गुणा ही होने वाला है क्योंकि उसका गुणनफल ही है। बराबर में आपका लसा गुणे मसा ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, आगे चल करके इसी प्रश्न में हम लोग हल करेंगे, जो दूसरा प्रश्न आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, आपको स्पष्ट दिख रहा है 26 और 91। पहला प्रश्न है 26 और 91। बहुत ये भी VVI प्रश्न है, आप इसको भी VVI कर लीजिएगा। पहला हुआ 26 और 91। हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि पहले आप इसका लसा निकालिए और मसा निकालिए, और लसा और मसा निकालने के बाद में इसे जांच भी करना है, करेगी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसा गुणे मसा के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। मात्र एक प्रश्न आप लोग अच्छे से समझिए, बाकी का सारा प्रश्न आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप हम समझाते चल रहे हैं, इसको दिल पर धैर्य बांध करके आप समझते चलें, बहुत बढ़िया होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 26। पहला इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से जाने वाला है 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद में लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। इसके बाद में हमारा आ जाएगा अगला नंबर है 91 का, ये हमारा जाने वाला है डायरेक्ट 7 से, और ये भी हो जाएगा 13। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं 91 बराबर 7 गुणा 13। इन दोनों संख्याओं का तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। सबसे पहले आपको यही करना है, संख्याएं 2 दी हुई हो या संख्याएं 3 दी हुई हो। अभी हम फिलहाल 2 वाला करेंगे, आगे भी आपको हम बताएंगे जो आपको 3-3 संख्या, 4-4 संख्या, 5 भी दिया रहे तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन 2 वाले सीखने के बाद में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 वाले पर ही फोकस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का HCF। भाई HCF निकालने का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, तो यहीं पर एकदम बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें ज्यादा से ज्यादा निकाल लेना है कॉमन। चलिए तो पहला नंबर हम लोग ध्यान देते हैं कि इन दोनों संख्याओं में मिल क्या रहा है, जो भी हम लोगों ने गुणनखंड तोड़ा क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, पहले उस चीज को देखा जाता है। HCF निकालने के लिए आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आएगा उसी को लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आएगा उसको नहीं लिखेंगे। इस चीज को आप समझिएगा। तो हम इन दोनों में देखेंगे तो हमारा 13 तो मिल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने 13 लिख लिया, लेकिन 13 लिखने के बाद में कभी आप लोगों को पावर में ज्यादा दिखेगा, कभी कम दिखेगा, तो हम लोग पावर कम वाला लेते हैं। इसमें सबसे कम पावर वाला लेंगे, आगे के भी और प्रश्न करेंगे, क्लियर हो जाएगा। हमें पहला देखना है कि दोनों में मिल क्या रहा है, 13 मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों में कम पावर किसका है, तो पावर 1 इसका भी है, पावर 1 इसका भी है। अब तो 1 से तो कम हो नहीं सकता, तो बस 1 ही 13 लिखेंगे। ये हमारा HCF का उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब हम चलते हैं LCM पर। तो LCM भाई हमारा ये कहता है कि जो मिल रहा है उसको भी लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या हमारा मिल रहा है। तो मिलने वाला में से 13 है तो 13 लिख लेते हैं। और ये भी हमारा एलसीएम कहता है कि जब आप मिल रहे हैं, यानी जो मिल रहा है, तो इसमें से आप सबसे ज्यादा पावर वाला लेंगे। लेकिन HCF में ठीक इसका उल्टा था, जो मिल रहा है वही लिखेंगे और कम पावर वाला लिखेंगे। लेकिन एलसीएम कहता है कि जो मिल रहा है उसको आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा पावर वाला लिखिए। तो इसमें एक एक पावर है तो इसमें तो और भी ज्यादा पावर हो नहीं सकता। लेकिन एलसीएम कहता है कि जो मिला वो तो आप लिखे ही लिखें, ज्यादा पावर वाला लिख लिए, लेकिन
उसके साथ साथ जो नहीं भी मिल रहा है ना उसको भी आप लिखिए। तो 2 है यहाँ, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, चलो 2 भी नहीं मिल रहा है, 2 को भी लिख लेंगे। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 7 भी नहीं मिल रहा है, 7 को भी लिख लेंगे। अब फाइनली हम यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 का गुणा करिएगा यदि आप 13 से, तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 13 सत्ते 91 हो जाएगा यानी 91, और इसका 2 से गुणा कीजिएगा, थोड़ा सा इजीली होता है, 2 9 दूनी 18 यानी कि 182 हो जाएगा। ये आपका तो एलसीएम हो गया, यहाँ निकाल दिया हमने एचसीएफ, और ये हो गया एलसीएम, ये हो गया आपका मसा। इसको हम बगल में ऐसे लिख देते हैं महत्तम समापवर्त्य, और जबकि ये हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। ऐसे हम आपको ब्रैकेट में लिख दिए हैं समझ में आने के लिए, आप सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद में चलिए और कह रहा है कि इसे जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसा गुणे मसा के बराबर होता है या एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जांच, ठीक है। अब हमें जांचना भी है यहाँ पर, तो चलिए सबसे पहले हमारा जांच में क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF के। यही दिखाना था आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 26 और 91। इन दोनों का पहले हम गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी 26 और 91 संख्या हमें ये दे रखा है, इन्हीं दोनों संख्या का हम गुणनफल निकालते हैं। आइए इधर हम रफ में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। 91 का गुणा अगर हम 26 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाने वाला है, और 2 1 जा 2, और ये 9 दूनी 18, ये होगा 6, ये भी होगा 6, 8 5 13, 13 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाने वाला है 2, एक हासिल इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि फाइनली हो गया हमारा 2366। इसके बाद में चलिए दो संख्याओं का तो गुणनफल हो गया। अब हम ये चेक करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लिए, जो हमारा इतना आया 2366 आया। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि इसके लसा गुणे मसा के बराबर है कि नहीं। एक बार उसका वो निकाल लेते हैं, LCM बराबर HCF, इन दोनों का गुणनफल निकालना है, तो इन दोनों का गुणनफल निकालते हैं, यानी लसा गुणे मसा। तो हमारा लसा कितना आया हुआ है, यानी कि ये हो गया 182 182 इंटू, और ये HCF कितना आ गया 13 आ गया है। इन दोनों को भी गुणा कर लेते हैं, थोड़ा रफ में ही ले जा करके कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 182 और गुना का हो जाने वाला है 13, 6 होगा, और ये 38 के 24, 2 3 2 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 8 1 जा 8, और 1 1 जा ये 1 होने वाला है, 6 होगा, ये भी 6 होगा, 8 5 13 का 3, और ये 1, यानी कि 8 5 13 1 1, ये हमारा 2 हो जाएगा, यानी 2366 ये भी आ गया फाइनली। यानी कि इन दोनों को भी हमने गुणा किया तो कितना आया 2366 ही आया। और जबकि देखिए हम लोगों को यही सिद्ध करना था, यानी जांच करना था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो उसके लसा और मसा के बराबर होता है। तो यहाँ हमने फाइनली देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, जो हमें संख्याएं दी हुई हैं, इन दोनों का जितना गुणनफल आता है उतना ही गुणनफल होता है किसका, उसका जब हम लसा और मसा निकाल के गुणा कर देंगे उसका। तो ये दोनों गुणनफल आपस में बराबर हैं। हम लोग लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, किसके बराबर है भाई, आप देख सकते हैं ये दोनों, यानी कि दो संख्याओं का जितना गुणनफल है उतना ही हमारा लसा गुणे मसा भी है, यानी कि LCM गुणा HCF भी है। यही हमारा जांच हुआ है।